अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री फॉर बीएस पैरामेडिक्स एंड बीएस विजन साइंसेस स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर। कोर्स कोड है PMS 101 और ये सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर BS पैरामेडिक्स एंड BS विजन साइंसेस स्टूडेंट्स। तो हमारा जो पिछले हफ्ते जो लेक्चर चला तो हम उसी की कंटिन्यूएशन में आएंगे। एक्चुअली ये लेक्चर ऑन कैंपस पढ़ाए गए लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन में है। मेरे पिछले लेक्चर्स अभी जो बेसिक फाउंडेशन फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अभी अपलोड हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं इससे रिलेटेड वो वक्तन फ़वक्तन अपलोड किए जाएंगे और आप लोगों को उनसे फ़ायदा होगा। तो हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे उन लेक्चर्स से कि जो हमारे ऑन कैंपस हो चुके लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन में हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने क्लास में लास्ट टाइम जो चीज़ पढ़ी थी, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख कर बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स देख लिए थे। मोनोसैकेराइड्स बनाने के हम लोगों ने कुछ मेथड्स देखे और मोनोसैकेराइड्स की दो मेजर टाइप्स जो कि हम लोगों ने देखी। द वन इज़ कॉल्ड एल्डोसिस और द सेकंड वन इज़ कॉल्ड कीटोसिस। तो एल्डोसिस और कीटोसिस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो एल्डोसिस बनाने का तरीका और कीटोसिस बनाने का तरीका हम लोग देख चुके हैं कि एल्डोस कैसे बनते हैं और कीटोसिस कैसे बनते हैं। एल्डोसिस और कीटोसिस दोनों के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम लोगों ने ओपन चेन स्ट्रक्चर्स पढ़ा, ओपन चेन, और हम लोगों ने इसके अलावा पढ़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन चेन को हम लोग नॉर्मली फिशर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन भी पढ़ा और साइक्लिक को हम लोगों ने हावर्थ प्रोजेक्शन पढ़ा, जबकि इसमें दूसरा जो है हावर्थ प्रोजेक्शन, जबकि इसमें जो दूसरी प्रोजेक्शन है वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी, दैट इज़ चेयर प्रोजेक्शन। और इसमें एक तीसरी प्रोजेक्शन भी है जो कि आप लोगों के कोर्स में शामिल नहीं है, उसको बोट कन्फर्मेशन या बोट प्रोजेक्शन कहा जाता है। मैं इसको बोट कन्फर्मेशन ही लिख लूँगा ताकि आप लोगों को पता चले। तो हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन देखा था। फिशर प्रोजेक्शन क्या चीज़ होती है? फिशर प्रोजेक्शन हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है 6 कार्बन का। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 6 कार्बन लगे हुए हैं और इन 6 कार्बन्स के साथ अगर ऊपर हमारे पास एक एल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड अगर हम लोग ले लें तो इन एल्डिहाइड में ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप लग गया फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 एंड ये 6। और इसके बाद हमारे पास जो नीचे जो हमारे पास लगेंगे बाकी मानदा जो कार्बन रह गए हैं उनके साथ दूसरा स्टेप होगा कि हम लोग सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, हाइड्रोक्सिल लग गया, हाइड्रोक्सिल लग गया और हाइड्रोक्सिल इधर भी लग गया। और जब हाइड्रोक्सिल लग जाएं तो फिर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसके बाद हम लोग लगा लेते हैं इसके साथ एक अदद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अब इसके साथ लगाते हैं, इसके साथ मज़ीद हाइड्रोजन नहीं लग सकता क्योंकि 1 2 3 एंड 4। तो हम लोग जब ये करेंगे तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे, ये एक हाइड्रोजन लग गया, ये एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग गए। तो ये हमारे पास ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है। और फिशर प्रोजेक्शन में हमारे पास एक ओपन चेन हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है। जबकि अगर हम लोग हावर्थ प्रोजेक्शन को देखें तो हम इसी फिशर प्रोजेक्शन को ओपन करते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा
कि आप लोगों के पास यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर टूट कर सिंगल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है ये उड़ के यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, ठीक है जी। तो जब ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है तो देखिए ये हाइड्रोजन के ऊपर चला गया, इसके साथ लग गया, ठीक हो गई बात। ये हाइड्रोजन इसके साथ लग गया। यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ यूं होता है, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये हम लोगों ने डिटेल से समझनी है। जिन लोगों को समझ नहीं आई मैं उसके लिए दूसरा लेक्चर अपलोड करूँगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना ओपन चेन से, जो हावर्थ प्रोजेक्शन बना, तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लग गया एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, और इसके साथ अब हम लोग लगा देंगे जनाब हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल नीचे, यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर CH2OH और ये H। तो बाकी जो हमारे पास ग्रुप बचते हैं उनमें हम लोग लगा लेते हैं हाइड्रोजन। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को याद होगी। मैंने जस्ट आप लोगों को एक रिव्यू देना चाहा ताकि आप लोगों को याद आ जाए, आप लोगों की याददाश्त काम करने लगे कि हम लोगों ने क्या सीखा था। तो ये जो चीज़ हम लोगों ने देखी, ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन, इसकी मैकेनिज़्म कैसे होता है, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग जो आज चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले वो याद अगर आपको हो तो हमने इस कार्बन को एक नाम दिया था। ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, और कीटोन में कार्बन नंबर 2 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। याद आ गया? एनोमेरिक कार्बन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है और इस कार्बन के साथ यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ था, इस वजह से इसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया और ये जो फर्स्ट कार्बन हमारे पास आता है इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। अब हम लोग आज जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ है जनाब ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था कि ओलिगोसैकेराइड्स कौन से सैकेराइड्स होते हैं जिनमें के मोनोसैकेराइड्स हों। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मोनोसैकेराइड्स हैं और ये आपस में एक चेन से जुड़े हुए हैं। ये हर एक मोनोसैकेराइड है और ये एक चेन से जुड़े हुए हैं। और अगर ये मोनोसैकेराइड 2 से लेकर 10 तक हों, यानी एक ऐसी लड़ी जिसमें कि मोनोसैकेराइड 2 से लेकर 10 तक मौजूद हों, यानी एक ऐसा तस्बीह आप ले लें कि जिसमें 10 दाने लगे हुए हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। लेकिन मैं शुरू करूंगा डाइसैकेराइड से। तो डाइसैकेराइड किसे बोलते हैं? जनरली स्पीकिंग जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाएं तो इनको डाइसैकेराइड बोला जाता है। जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिल जाएं तो अब ये क्या चीज़ है जो दरमियान में मैंने लाइन लगाई है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ये बॉन्ड क्या चीज़ है, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि अगर हम लोग देखें कि जब मिस्त्री घर की दीवारें बना रहे होते हैं तो अगर आप उन दीवारों को कभी देखा हो, दीवार बनने का अमल आपने कभी देखा हो, तो दीवार बनाते हुए जो वो मिस्त्री होता है, जो घर बनाने वाला जो बंदा होता है, तो वो बंदा ईंटें रख रहा होता है और उन ईंटों के दरमियान में वो क्या लगा रहा होता है? वो ईंटों के दरमियान में यहाँ पर एक मिक्सचर लगा रहा होता है, जिस मिक्सचर को कि हम लोग बोलते हैं कंक्रीट। क्या बोलते हैं? कंक्रीट। ये जो कंक्रीट होती है ना, जो सीमेंट होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये सीमेंट गीली होती है और वो इस गीली सीमेंट को इनके दरमियान में लगाता है। जब वो गीली सीमेंट
पानी वाली सीमेंट जब सूख जाती है, जब उसमें से क्या निकल जाता है, जब उसमें से के वाटर निकल जाता है, जैसे कि मैं इधर एक वाटर का ड्रॉप बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये हो गया वाटर का ड्रॉप। ये ड्रॉप नहीं बन रहा तो ये कंप्यूटर अपनी तरफ से एक ड्रॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, सॉरी। चलिए इस ड्रॉप को हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, ये खुश रह जाए। नेक्स्ट टाइम मैं इस ऐप में देखूंगा कि क्या मसला बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये समझते हैं कि ये वाटर है, यानी जब सीमेंट में से हमारा वाटर रिमूव हो जाता है तो ये ईंटें आपस में मजबूती से जुड़ जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो सीमेंट है, ये जो कंक्रीट है, ये कंक्रीट कैसे बनती है? ये कंक्रीट ऐसे बनती है कि इसमें सीमेंट होती है और सीमेंट के अंदर पानी डाला जाता है, और जब पानी सूख जाता है, यानी गीली मिट्टी तो सूखी नहीं होती ना, वो मजबूत नहीं होती ना, तो इसको हम लोग धूप देते हैं, इसमें से वाटर को रिमूव किया जाता है। बस ये फिनोमेना याद रखें कि हम लोग डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिहाइड्रेशन। क्या कर रहे हैं जी? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को निकालने का अमल, मीन रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसी तरह से अगर हम लोग इसको इमेजिन करें कि ये एक मोनोसैकेराइड्स हैं, और ये मोनोसैकेराइड्स जो हैं तो वो ईंटें हैं, और इन ईंटों के दरमियान में सीमेंट है, और ये सीमेंट में से जब पानी सूख जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो काफ़ी मजबूत होगा। जैसे ईंटें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, उसी तरह से ये मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के दरमियान ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें से भी पानी निकला होता है, ये भी सीमेंट बन जाता है। तो ये सीमेंटिंग एजेंट हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसे कि हमारे पास बाहर बिकती हैं एलिफेंट बॉन्ड और एल्फी और इस तरह की चीज़ें, समत बॉन्ड, ठीक है ना। समत बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा ना, कि समत बॉन्ड जो बाहर मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से बायोकेमिस्ट्री में ये जो बॉन्ड है इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। हमारे पास समत बॉन्ड नहीं होता। आइए देखते हैं कि समत बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या चीज़ होती है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक आप लोगों की बेसिक होनी चाहिए, और वो बेसिक क्या है कि आप लोगों को एक हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक हावर्थ प्रोजेक्शन है, ठीक होगी बात। हमारे पास ये हावर्थ प्रोजेक्शन थी, और इस हावर्थ प्रोजेक्शन में हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ था एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ठीक है। अगर मैं इसको एक ग्लूकोज समझूं, आप लोगों ने ये बनाना सीखा हुआ है, और ये है ग्लूकोपाइरेनोज। अगर ये ये हमारे पास अगर ग्लूकोपाइरेनोज हो, तो अगर ये अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज हो, उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोज, तो हम लोग फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ यहाँ पर लगा देंगे नीचे OH और ऊपर H, फिर नीचे OH और ऊपर H, फिर नीचे H और ऊपर OH, नीचे OH और ऊपर H, और ऊपर CH2OH और नीचे H। ये समझ आ रही है आप लोगों को इसकी? ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं। मैं इसके सामने बिल्कुल सेम एक दूसरा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बनाता हूँ। देखिए, अच्छा ये भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज है, सेम चीज़ है, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर बनाई अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की। यानी ये एक ग्लूकोज मालिक्यूल है जिसके अंदर 6 मेंबर्ड रिंग है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अल्फा है, यानी इसका ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ये नीचे OH नीचे लगा हुआ है। डी का मतलब ये है कि इसका 5वें नंबर कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नीचे है और ये ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी एक लगा देते हैं OH 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 OH
CH2OH और यहाँ पर एक H। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस ली हुई हैं उनको ये स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं ली उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मेरी ये स्ट्रक्चर को समझने में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पिछले लेक्चर्स को यहाँ पर सॉफ्ट में भी अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को ग्लूकोपाइरेनोज की समझ आए कि ग्लूकोपाइरेनोज कैसे बनता है। तो जनाब यहाँ पर देखें जी, जब दो ईंटें आमने सामने आ गईं, ये एक ईंट है ग्लूकोज की, ये दूसरी ईंट है ग्लूकोज की, जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो क्या हुआ? जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आए तो एक बड़ा मज़ेदार काम होता है। अब यहाँ पर देखें, ये मैं यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, चलें ये मैं मिटा देता हूँ। ये मैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझा सकूं कि ये क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको भी मिटा के मैं ताकि साफ हो जाए, ठीक है, क्लीन राइटिंग हो जाए। ये देखें, ये इधर भी OH है। ये देखें, इसका जो OH है एनोमेरिक कार्बन का, ये एनोमेरिक कार्बन है, इसका जो OH है और ये जो इसका कार्बन नंबर 4 के सामने है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आप लोगों के लिए कार्बन 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 और कार्बन और कार्बन, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। तो देखें, ये कार्बन नंबर 4 का जो हाइड्रोक्सिल है और कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सिल है, ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। ये पूरे का पूरा हाइड्रोक्सिल इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेता है। ये अब आप देखें, आप लोगों को बहुत वाज़े समझ आ रही होगी एक बात की कि मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ। देखिए, यहाँ का हाइड्रोक्सिल यहाँ के हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और जनाब क्या बनाएगा? बहुत मज़ेदार चीज़, और इस चीज़ का नाम है वाटर। जब यहाँ से वाटर रिमूवल हो जाएगी तो देखिए, मैंने आप लोगों से कहा कि जैसे कि हमारे पास सीमेंटिंग रिएजेंट होता है, दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट या कंक्रीट यूज़ होती है। तो देखें, ये एक ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज आपस में जब मिलते हैं और इनके दरमियान ये जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है, ये जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं तो यहाँ का हाइड्रोक्सिल और यहाँ का हाइड्रोजन मिलके एक वाटर की रिमूवल करता है। तो इस दौरान में जो बॉन्ड बनता है जनाब, उस बॉन्ड का नाम होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, अच्छा ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है तो देखें ये इस और इसके दरमियान में बन जाता है। तो मैं यहाँ पर नीचे एक और बॉन्ड बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए कि ये ठीक है। ये देखें, बाकी मैं चीज़ें ऊपर नहीं लगाऊंगा, जस्ट मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ, बस आप समझें कि बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, ओके। तो ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। तो इनके दरमियान में देखें, यहाँ पर जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड है, ये दरमियान में एक और रह गया था ना, ये वाला, ये वाटर का मॉलिक्यूल अगर निकल जाएगा तो ये वाला ओ रह गया ना, तो ये ओ इन दोनों के साथ कनेक्ट हो जाता है, यानी ये कार्बन नंबर 4 का ओ और कार्बन नंबर 1 का ओ आपस में कनेक्ट हो गए, ये वाला ओ है, ठीक है। इस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन प्रोसेस, या इसको डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। डिहाइड्रेशन प्रोसेस, पानी के निकलना, पानी के मॉलिक्यूल की निकलना। कंडेंसेशन भी कहते हैं जब एक वाटर मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल में से निकल जाए ड्यूरिंग ए रिएक्शन, that reaction in which two compounds combine together with the release of a water molecule, that is also called condensation. And dehydration is very simple concept, and this is also known as building, okay, this is built up reaction. So this bond is called glycosidic bond, or this linkage is called glycosidic linkage.
दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये क्या कहलाती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाती है, और ये बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। ये वो बॉन्ड है जो कि मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ के एक अदद डाइसैकेराइड बनाता है। तो आप लोगों को मालूम हो गया कि एक डाइसैकेराइड बॉन्ड कैसे बनता है। अ डाइसैकेराइड बॉन्ड इज फॉर्म विद द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड with the removal of one water molecule, and they form a glycosidic bond, and this glycosidic bond is also known as glycosidic linkage, and that compound is known as a disaccharide। ठीक हो गई बात। तो ये जो चीज़ हम लोगों ने बनाई अभी, ये जो डाइसैकेराइड था, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल दी अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरेनोज के दरमियान में, और इनके दरमियान में कहाँ पर रिएक्शन हुआ? कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान में हुआ। कार्बन नंबर 1 और 4 है ना, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 है ना। तो इस वजह से हम लोग जब इसको डिपिक्ट करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये देखिए, ये क्या चीज़ है? इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरेन। तो पहले वाले को पायरेनोसाइल बना दें। ये वाला जो था ये हमारे पास पायरेनोसाइल बन गया, ये वाला पायरेनोसाइल बन गया, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसाइल। और फिर आगे डैश लगाएं 1,4, यानी ये लिंकेज 1 और 4 के दरमियान में है। और फिर आगे लगाएं डैश और अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, यानी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज ने आपस में जब रिएक्शन किया तो पहले वाला जो था ये पायरेनोसाइल बन गया इसके साथ, और इसको पायरेनोज लिख दें, दूसरे वाले को पायरेनोज लिख दें। पायरेनोसाइल का मतलब ये हुआ कि इसके 1 ने इसके 4 के साथ रिएक्शन किया था। तो इतना लंबा नाम आप लोगों ने अगर याद नहीं रखना तो इसका नाम है माल्टोज। सॉरी जी, तो इसका नाम है माल्टोज। माल्टोज आप लोग जानते हैं, माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर भी बोलते हैं, और ये माल्ट शुगर मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ होती है। हमारी बॉडी के अंदर माल्टेज एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है जो कि इसको डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? इसके इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है। ये माल्टेज एंजाइम का क्या काम है? इट हाइड्रोलाइजेस, ये हाइड्रोलाइज करता है व्हाट? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन अ माल्टोज। तो माल्टोज के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करने वाली चीज़ का माना माल्टेज है। तो ये क्या करता है? ये सिंपली बड़ा आसान सा काम करता है। ये सिंपली जो इस दो एक डाइसैकेराइड के दरमियान में ये जो बॉन्ड है ना, इनको तोड़ता है। किसकी मदद से? वाटर की मदद से तोड़ता है। वाटर की मदद से तोड़ के और जनाब इसको यहाँ से वाटर देता है, तो ये यहाँ पर अपना OH बन जाता है और ये यहाँ पर अपना OH बन जाता है, जिसकी वजह से दरमियान में ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये दोबारा से एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज बन जाते हैं। यहाँ पर देखें, ये ग्लूकोज बन गया और ये ग्लूकोज बन गया। तो माल्टोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जिसके दरमियान एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है, और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में आप लोगों ने देखा कि माल्टेज एंजाइम आके यहाँ पर एक एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करके इनकी हाइड्रोलिसिस कर देता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से पढ़ें तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक था कंडेंसेशन रिएक्शन और दूसरा था हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन था जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट आपस में मिलकर एक डाइसैकेराइड बनाए, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन।
और दूसरा जो है वो ये है कि दो मोनोसैकेराइड जो कि ऑलरेडी आपस में मिले के एक डाइसैकेराइड बॉन्ड बने हुए हैं, इनके इस बॉन्ड को तोड़ने का अमल कि ये वाला बॉन्ड आकर टूट जाए विद द हेल्प ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो मेरे ख्याल से आज जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ये इसमें एक डाइसैकेराइड में आपको जो समझा दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं कल आप लोगों को 2 से 3 डाइसैकेराइड मज़ीद समझाऊंगा और उसके बाद मैं कुछ आप लोगों को नई टर्मिनोलॉजी भी बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को आज का होमवर्क ये देता हूँ। आप लोगों का होमवर्क आज का ये है कि मैंने आप लोगों को माल्टोज़ बनाना सिखाया है, माल्टोज़। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अलावा 2 और डाइसैकेराइड्स हैं, एक का नाम है लैक्टोज़ और एक का नाम है सुक्रोज़। तो आप लोगों ने क्या करना है कि लैक्टोज़ और सक्रोज़ को आज जाके घर में प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों को लैक्टोज़ और सक्रोज़ बनाना सिखाऊंगा कि लैक्टोज़ और सक्रोज़ क्या चीज़ होती है और लैक्टोज़ और सक्रोज़ के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है। मैं मज़ीद ये समझा सकता था, लेकिन अभी चूँकि वीडियो की टाइमिंग ज़्यादा हो रही है तो आप लोगों को मज़ीद समझने में मुश्किल होगी, जिसकी वजह से कि मैं आप लोगों को एक रिव्यू देना चाहता हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसैकेराइड, एल्डोज, कीटोज, फिशर प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन, ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 तक होते हैं। फिर इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उनको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। फिर मैंने आपको एक दीवार की मिसाल दी, उसके अंदर कंक्रीट की मिसाल दी और ये भी बताया कि ये डिहाइड्रेशन के प्रोसेस की वजह से होता है। इसी डिहाइड्रेशन को हम लोग रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं। मैंने आप लोगों को 2 ग्लूकोपाइरेनोजेस को आपस में मिलाकर बताया कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आपस में मिलकर एक वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं तो इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है। और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जिसकी वजह से हमारे पास ये कन्फिग्रेशन बनती है कि एक जो मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ मिल रहा है, एक का एनोमेरिक कार्बन मिल रहा है और दूसरे का 4 नंबर कार्बन मिल रहा है। ये जब आपस में मिलते हैं तो इनको इस तरह से लिखा जाता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल 1 to 4, यानी 1 से 4 की तरफ लिंकेज है। और दूसरा जो चीज़ कनेक्टेड है दैट इज़ आल्सो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो एक को पायरेनोसाइल बना दो जिसका एनोमेरिक कार्बन लग रहा हो, और जिसके साथ लग रहा हो उसको हम लोग पायरेनोज ही लिखते हैं। ठीक है, इस पायरेनोसाइल का मतलब ये है कि इसकी बॉन्डिंग इसके एनोमेरिक कार्बन की वजह से हुई। ठीक होगी बात। तो जो चीज़ हमने आज बनाई 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जिनके दरमियान में जो कि हैं अल्फा 1,4 लिंकेज जिनके दरमियान में है, और ये दोनों के दोनों ग्लूकोज हैं, इनको हम लोग बोलते हैं माल्टोज। जर्नली इसको माल्टोज बोलते हैं। माल्टोज एक शुगर है जो कि आप लोग यूजुअली अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है माल्टेज। ये माल्टेज एंजाइम हमारे इस डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करके हमारे लिए 2 ग्लूकोज के यूनिट बना देता है। अगर ये एंजाइम न हो तो ये माल्टोज हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकता। ये माल्टोज की एब्सेंस या एमाइलेज की एब्सेंस की वजह से, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो एमाइलेज और माल्टेज हमारी बॉडी के अंदर ये डाइजेशन में मदद करते हैं ताकि डाइसैकेराइड आके 2 ग्लूकोज के यूनिट दे और ये ग्लूकोज फिर हमारी बॉडी इस्तेमाल करके और खुश हो जाए। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाकर इस तरह से खुश हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच आज का लेक्चर सुनने के लिए। इंशाल्लाह कल हम लोग मज़ीद डाइसैकेराइड्स को देखेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स को देखेंगे और इसके अंदर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या चीज़ होती है और लैक्टोज और सक्रोज कैसे बनते हैं। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।